जोहार, मैं राकेश सांडिल और आप देख रहे हैं शंभुदेव न्यूज़। कुंडवाना की धरती पर आपकी आवाज़। हसदेव बचाओ क्षेत्र से एक और विभूति धन सिंह धुर्वे हाईकोर्ट अधिवक्ता से सीधा लाइव बात करते हैं और जानते हैं कि हसदेव बचाओ का आज जो तीसरा दिन है हसदेव बचाओ पद यात्रा का, उसमें ज़मीनी मुद्दा संविधान से जुड़ी बातें जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम धन सिंह धुर्वे है। मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर का अधिवक्ता हूँ और नेशनल आदिवासी पीपल फेडरेशन का प्रदेशक हूँ। जिस तरह आदिवासियों को बहुत सारे संविधान में अधिकार हैं कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, हम कई सालों से सुन रहे हैं, पर क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो पाया है? ये बात सही है कि आदिवासियों के हक में बहुत सारे कानून नियम बने हैं। संविधान में खासकर 5वीं अनुसूची, संविधान का अनुच्छेद 244 एक और 19(5) और 13(3) का रूढ़ी भी है। और यदि पेशा कानून की बात करें तो पेशा कानून में भी धारा 4 क ख के तहत गांव का परिभाषा दिया गया है, क्योंकि समूह और टोली को भी गांव में परिभाषित किया गया है। और उसमें एक ग्राम सभा होता है जो मतदाताओं के समूह से बनती है, और उसके अतिरिक्त भी एक ग्राम सभा होता है जिसको हम परंपरागत ग्राम सभा कहते हैं, जो सबसे पावरफुल होती है। यहाँ यह देखा गया है कि शासन की ओर से जो अडानी कंपनी को या राजस्थान विद्युत परिषद को जो ज़मीन अलाट किया गया है अनुसूचित क्षेत्र में, ये शुरू से आरंभ से ही गैर वैधानिक है जी। आरंभ से ही गैर वैधानिक, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार भी व्यक्ति के परिभाषा में आता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। सरकार भी व्यक्ति की परिभाषा में आता है और न्यायालय भी राज्य की परिभाषा में आता है, चाहे ये एसडीएम का न्यायालय हो, चाहे कलेक्टर का न्यायालय हो या कमिश्नर का न्यायालय हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो, चाहे जिला का न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये भी जो है राज्य की परिभाषा में आता है अनुच्छेद 12 के तहत। और राज्य को जनजातियों का जमीन को लेने का अधिकार ही नहीं है। ये पी रामा रेड्डी जजमेंट भी कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। जब केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है तो फिर ये जमीन आवंटन उनको खनन के लिए क्यों दिया गया है? ये शुरू से आरंभ से ही शून्य है, गैर वैधानिक है। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के और राजस्थान विद्युत परिषद और अडानी दोनों मिलकर के ये उच्च स्तरीय जो आर्थिक अपराधी हैं, जो भारत देश का जो धन है, धन का बहाव केवल 1% मुट्ठी भर मनुवादी, जातिवादी, वर्णवादी व्यवस्था वालों के तरफ बहाव हो रहा है, धन का बहाव। जबकि 5वीं अनुसूची का सही ढंग से परिपालन हो जाए तो भारत देश के जो 12.5 करोड़ आदिवासी हैं, 12 से 15 करोड़ आदिवासी हैं, प्रत्येक आदिवासी 2-2 हज़ार करोड़ का मालिक होता। यदि सरकार का ईमानदारी से पालन होता, धन संपत्ति का बंटवारा होता। संविधान का अनुच्छेद 38(2) इजाज़त देता है, निर्देश देता है सरकार को कि जो संपत्ति प्राकृतिक खनिज संसाधन का जो संपत्ति है उसको सभी जनता के ऊपर बंटवारा होना चाहिए, 38(2) के तहत ये कहता है। लेकिन सरकारें आदमी लोगों को न दे करके, नागरिक लोगों को उस दौलत को न दे के अडानी अंबानी के झोली को भरने में लगी हुई है। और इसका कारण है कि अडानी अंबानी ये सरकार के ऊपर राज कर रही हैं। यानी आज भी अप्रत्यक्ष रूप से कंपनीवाद भारत में चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन सरकार की मानसा है कि यहाँ के आदिवासियों का जल, जंगल, ज़मीन को से विस्थापित किया जाए, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है। आदिवासियों को देवी देवता, जंगल, झाड़, पहाड़, जीव जंतु सब लोग हैं। एटमॉस्फेयर यहाँ का बिगाड़ा जा रहा है, यहाँ का वातावरण को खराब किया जा रहा है। बाहरी धन का आवर्जन हो रहा है और बाहरी धर्म का भी आवर्जन हो रहा है। आवर्जक लोग आकर के सरगुजा में राज करना चाहते हैं, हानिक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 1997 को जो जजमेंट दिया था, समता जजमेंट, उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच ज़मीन नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं कि हसदेव क्षेत्र में लगातार खुदाई हो रहे हैं। इस पर आप संक्षिप्त में सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को
यह सरकार में बैठे लोगों को अभी हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। समता जजमेंट का वो आदेश करें कि यहाँ के अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं समता जजमेंट और पी रामारेड्डी जजमेंट को पढ़ें, राम कृपाल भगत जजमेंट को पढ़ें, इसके बाद यहाँ फैसला लें और ग्राम सभा का पावर को पेशा कानून के तहत पढ़ाएं। उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इसमें एक्शन होना चाहिए। कानून के राज में यदि कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ शब्दों में है कि आदिवासियों के लिए कानून कहीं लागू नहीं है और उसी जगह पर सामान्य व्यक्तियों के लिए कानून के ऊपर भी जा कर के ये लोग रास्ता खोल देते हैं, उनका विकास होता है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी का विनाश हुआ है तो वो आदिवासी का हुआ है। और 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो इस पर हसदेव बचाओ मंच क्या ज़मीनी स्तर पर पारंपरिक ग्राम सभा पर काम कर रही है? इस पर आप थोड़ा संक्षिप्त से बताएंगे। ये बात सही है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। वास्तव में ग्राम सभा सबसे ऊंची है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी हसदेव बचाओ संघर्ष समिति परंपरागत ढंग से न प्रशिक्षित हो पाई है और न ही उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ अडानी एंड कंपनी की दलाल घुस गए हैं और अपने आदिवासी विधायक, सांसद, मंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी उन लोग भी दलाली करते हैं, जिसके वजह से ग्राम सभा पूरी तरह नहीं लागू हो पा रहा है। जैसे वेदांता कंपनी को वहाँ की जो उड़ीसा की ग्राम सभा है, परंपरागत ग्राम सभा, उसने डायरेक्ट अपना ग्राम सभा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव पारित करके दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा और उस आधार पर वेदांता कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि वो शेड्यूल एरिया में है। और कोंद जनजाति के लोगों का जो रूढ़ी विधि है, जो न्यामगिरी पर्वत को ही अपना देवी देवता और भगवान मानते हैं, जिस प्रकार हमारा देवी देवता भगवान हसदेव पहाड़ और नदी है, जंगल है, उसी प्रकार हमको भी रक्षा करना है कोंद जनजाति की तरह यहाँ। तो ज़मीनी स्तर पर अभी हम रैली, ये पूरा 60 दिन का रैली है, इस रैली के पूरा होने के बाद हम खुद पहल करेंगे। और डॉक्टर उदय भान सिंह और रमेश ठाकुर जी ने कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संघ की ओर से आप उनको प्रशिक्षित करिए और इस लड़ाई को भी आप जहां तक हो सके कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, चाहे वो भारत का किसी भी न्यायालय का मामला हो, चाहे इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेग में भी ले जाना पड़े, तो भी उसकी लड़ाई आपके द्वारा लड़ी जाएगी। मैंने सहस्त्र स्वीकार किया है और लिखित में भी वचन दिया है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और धरातल पर उतर के लड़ूंगा और निश्चित रूप से हम बचाने में कामयाब होंगे, पूरा विश्वास है। और केवल हसदेव बचाओ संघर्ष समिति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संगठन पूरे भारत देश और विदेशों में भी, हम तो पूरी दुनिया में इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था इस दुनिया से ख़त्म होना चाहिए और समतावादी व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था जो है समतावादी, समतामूलक होना चाहिए, सबका सतत विकास होना चाहिए बराबर। ये हमारा अवधारणा है। हसदेव बचाओ मंच के माध्यम से अभी लगातार पदयात्रा से जागरूकता फैलाई जा रही है, जिस पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में हसदेव बचाओ मंच पारंपरिक ग्राम सभा को धरातल पर लाने का प्रयास करेगी। इस पर आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ये जो हम लोग अभी 26 जनवरी 2024 से जो पद यात्रा शुरू किए हैं हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में, तो इसमें हम लोग पूरे सरगुजा संभाग में गांव-गांव जाके 60 दिन की ये रैली में हर एक ग्राम सभा में मीटिंग लेकर के, कैडर लेके, प्रशिक्षण लेके उनको समझाएंगे। परंपरागत ढंग से, परंपरागत पंचायत का ग्राम सभा का लेटर पैड से सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे कि ये जो जल जंगल ज़मीन है ये हमारा है, किसी गैर जनजाति का नहीं है और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम प्रशिक्षण दे करके इसमें रोकने का कोशिश करेंगे और पूरा उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे भारत में नहीं, पूरा विश्व में हसदेव बचाओ आंदोलन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैली है और सरकार जिस तरह से अदानी को कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान कर रही है, इस पर कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है कि अदानी और मोदी के बीच में, बीजेपी सरकार के बीच में क्या
साझेदारी है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गौतम अडानी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस या प्रधानमंत्री के बीच में क्या इनका अंडरस्टैंडिंग है। मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये तीनों तिगड़ी का बहुत बड़ा प्लानिंग है इस देश के अंदर में। ये पूरी तरह अडानी को पूरे संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनाना चाहते हैं मोदी जी, और ये आर्थिक अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा डॉन बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में एलन मस्क दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति है, और देखा जाए तो अडानी अभी 7वें नंबर का दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति है, और भारत का पहले नंबर का सबसे संपन्न व्यक्ति है। जितनी भारत देश की हवाई अड्डा है, जितना डीजल पेट्रोल निकालने का जो जगह है, और तमाम एनर्जी सेक्टर पर, कोयला सेक्टर पर, सारे जहां ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा लाभ हो रहा है, और सारे के सारे अडानी के हाथों में और मुकेश अंबानी के हाथों में इन लोगों ने सौंप दिया है। तो इनके पीछे बहुत बड़ा साजिश है कि ये अब आर्थिक जगत को अपना मजबूत करके दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, जो कि इनका मंसूबा पूरा, कम से कम भारत में तो पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब हम जैसे लोग जो गांव देहात से बकरी छेरी चराने वाला घर से, जिसके माता पिता बनी मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे परिवार से साग महुआ तेंदू खा करके आज हम लोग भी वकील बैरिस्टर बन के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले करके, मैंने भी समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों पर मास्टर डिग्री की है, और समझा इस देश का शासन व्यवस्था को, और किस तरह कंपनियों को, पूंजीपतियों को सरकार उनके इशारे पर चलती है, हम भली भांति समझ चुके हैं। अब हम गांव-गांव में जाके जनता को वोट के माध्यम से भी समझाएंगे। और ये जो कांग्रेस भाजपा की जो गठबंधन है, ये दोनों एक हैं, ये अलग नहीं हैं। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे के लोग हैं, और दोनों पूंजीपतियों के पोषित सरकारें चलाती हैं, और पूंजीपतियों का ही लाभ पहुंचाने का काम करती हैं, और सबसे भारी नुकसान इस देश के मूल मालिक आदिवासियों का हो रहा है। आखिरी सवाल ये है कि आज हसदेव बचाओ क्षेत्र पद यात्रा का तीसरा दिन है, उसमें आप समाज को किस तरह से आह्वान करते हैं? हाँ, हम समाज से चाहेंगे कि ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई केवल हमारा नहीं है, संपूर्ण मानवता को बचाने की लड़ाई है, धरती को बचाने की लड़ाई है, और धरती पर जीवन को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि यदि एटमॉस्फेयर नहीं बचेगा, जलवायु नहीं बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा, जैसा कि भारत सरकार का भी जलवायु परिवर्तन विभाग है, आखिर क्यों दुनिया के देशों को बुला के सम्मेलन किया जाता है जलवायु के संबंध में, ऑक्सीजन के संबंध में, कि दुनिया प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण मुक्त बनाना है, और प्रत्येक राज्य को अपने अपने राज्य में 33% जंगल चाहिए। उस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ तो कम से कम 43% जंगल लेकर के नंबर 1 पे पूरे भारत देश में आता है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में 33% जंगल का वृक्षारोपण हो, सघन वृक्षारोपण हो, और अधिक से अधिक नदी नाले को हार्वेस्टिंग सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था किया जाए, और अधिक से अधिक कूप का खनन हो, क्योंकि कोयला खनन से पानी का स्तर घटता है और सूखा पड़ता है। इस कारण प्रकृति का नाश हो रहा है, जीवन संकट में जा रहा है, क्योंकि ये भौतिक सुख समृद्धि इकट्ठा करने के लालच में पर्यावरण को और जलवायु को और इस धरती को बचाने का सरकार के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये पूंजीपति जैसा सलाह देते हैं वैसा सरकार काम करती है, जो कि बहुत ही गलत है, मानव जीवन को ही खतरे में डाल रहे हैं भौतिकवादी लोग, जो पैसा का चाहत रखने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारी प्रकृति संतुलित रहे, और संपूर्ण मानव, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े से लेकर संपूर्ण मानव का जीवन यापन बड़ी सुख समृद्धि और शांति में व्यतीत हो, ऐसा हम देश का निर्माण चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जन जन में जागरूकता फैला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि महिला, पुरुष, बच्चे चिपको आंदोलन की तरह पेड़ पौधा बचाने के लिए हमारे इस संघर्ष में तन मन धन से साथ दें, सहयोग करें। हम लोगों की 60 दिन की यात्रा में आपने हमसे वार्तालाप की, और आपकी मीडिया को, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आप लगे रहें, हमारे साथ बने रहें। हम भी जनता की समस्या को आपके माध्यम से देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की जोहार करते हुए,
और भारत देश का जयकार करते हुए अपने महापुरुषों के आंदोलन को अमली जामा पहनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।